हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका हम जो यूनिट नंबर 4 है वो पढ़ेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम सारे ही पॉइंट्स को कवर करेंगे। थोड़ा शॉर्ट वीडियो है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को कवर कर ले। इसमें आपको थोड़ा डिटेल मिलेगा, लेकिन जितना भी प्रोवाइडेड है इसमें एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। अगर आप ये सारा पढ़ के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने एक बार रिवीजन पढ़ लिया है, मतलब एक बार पूरा पढ़ लिया, तो रिवीजन के हिसाब से भी ये इतना इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुदेशन। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुसार और उसकी रुचि, मतलब उसके इंटरेस्ट के अनुसार और उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें सभी छात्रों को एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि हर छात्र के लिए लर्निंग पाथ तैयार किया जाता है। मतलब कि पहले स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो उसका जो स्तर है, उसका लेवल है, वो किस टाइप का है। वो लो लेवल पे है, थोड़ा वीक है, थोड़ा मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट है, कि बहुत एकदम स्किल्ड वाला अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है। और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसको चीज़ें किस तरीके से याद होती है, उसका किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसे क्या करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को पहले एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में उसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें सभी बच्चों को एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस पद्धति की का ये सिद्धांत है कि हर एक बच्चा अलग होता है, इसीलिए हर एक बच्चे की सीखने की स्पीड भी है वो अलग अलग होती है, और उन्हीं की जो रुचि है, उनका इंटरेस्ट होता है, वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए एक ही तरीके से सारे बच्चों को नहीं समझ में आ सकता है। अब यहाँ पर एक हिंदी में इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्तिगत अनुदेशन वो शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत क्षमता, रुचि, आवश्यकता और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग ढंग से शिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वह अधिकतम प्रभावी ढंग से सीख सके। यहीं पर इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन दी हुई है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज अ टीचिंग प्रोसेस इन विच इंस्ट्रक्शंस इज प्रोवाइड टू each learner according to their individual ability, interest, needs and pace of learning so that learning becomes more effective। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली है। इसके आगे हम देखेंगे अवधारणा। व्यक्तिगत अनुदेशन इस विचार पर आधारित है कि हर विद्यार्थी अलग होता है, सभी एक समान की गति से नहीं सीख सकते हैं, और सभी के जो इंटरेस्ट है और उनकी क्षमताएं है, कैपेसिटी है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए एक जैसी मेथड सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकती। इसमें हर एक स्टूडेंट को उसकी गति के अनुसार सीखने के लिए मौका दिया जाता है और स्वतंत्रता दी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए टीचर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, मतलब कि फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अलग लर्निंग मटेरियल होता है। इसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब उनकी जो गति है, कितनी स्पीड से वो पढ़ पा रहे हैं, उसके हिसाब से उनका लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, मतलब जब वो लर्न कर रहे हो तब तभी के तभी हम उन्हें फीडबैक दे सकते हैं, उनकी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आता है टीचर एक गाइड की भूमिका निभाता है। इसमें टीचर बच्चों को गाइड करता है। ठीक है, ये जो मेथड होती है ये लर्नर सेंटर्ड होती है, ना कि टीचर सेंटर्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें सारे जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एवेल्युएशन होता है, मतलब इसमें लगातार देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि सही तरीके से बच्चा जो हमारा एम है वो गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मतलब हर एक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो उसे अपने स्तर के अनुसार लेकर चल सके और पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी छात्र के पढ़ने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, इसीलिए ये जो लर्निंग मेथड है ये क्यों आवश्यक है और इसका क्या महत्व है, हम ये देखेंगे। आज के टाइम पे हमें सब पता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें अगर हम 10-12 लोगों को भी कंपेयर करते हैं तो सभी की किसी भी काम को करने की क्षमता, किसी भी काम चीज़ों को समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें अलग होती है। वैसे ही सेम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि उनके चीज़ों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडिशनल मेथड जो होती है टीचर सेंटर्ड होती है, जिसमें टीचर आते हैं, क्लास में
पढ़ाते हैं और पढ़ा करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग बेटर बनती है। अगर हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग देंगे मतलब स्टूडेंट को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार और उसके स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे तो उससे बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लर्निंग ज़्यादा स्थायी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे महत्व और उसकी आवश्यकताएं ख़त्म होती है। आगे हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या होती है। अब जैसे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं या ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं अपने अपने स्तर के साथ, क्योंकि कमज़ोर बच्चों को उसके स्तर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है और जो अच्छा बच्चा है, तेज़ बच्चा है, उसे उसके स्तर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। सीखने में रुचि बढ़ती है अगर स्टूडेंट को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है तो उसमें उसकी रुचि, इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लर्निंग परमानेंट हो जाती है और ड्रॉप आउट्स कम होते हैं। जब अगर आप ये बताइए आपको कोई भी चीज़ इस तरीके से पढ़ाई जाए कि आपको समझ में आती है, मतलब आपको जिस तरीके से समझ में आती है उसी तरीके से पढ़ाई जाए और आप जितना पढ़ने की क्षमता रखते हैं उसी के हिसाब से पढ़ाई जाए, तो आप उस चीज़ को लीव नहीं करेंगे, वहाँ पर फोकस करके उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जब बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो उस चीज़ को छोड़ने में आगे नहीं बढ़ेगा, उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आगे आती है लिमिटेशंस, सीमाएँ क्या क्या है इसकी। समय और संसाधन अधिक लगते हैं। अगर हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग शुरू करते हैं तो इसमें हर एक बच्चे के लिए अलग से हमें समय देना पड़ेगा, अलग से रिसोर्सेज देना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है और ये जो है बड़ी क्लास के लिए अप्लाई करना इस चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो टीचर है वो वेल ट्रेन्ड चाहिए जो कि पूरी क्लास को मैनेज कर सके, मैनेज करने के बाद में क्लास को इवेलुएट भी कर सके, ठीक है। अगला आता है हमारा PLM, प्रोग्राम लर्निंग मटीरियल। प्रोग्राम लर्निंग मटीरियल क्या होता है, एक ऐसी शिक्षण पद्धति होती है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे स्टेप्स फ्रेम में बांटकर इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र स्वयं पढ़कर सीख सके। मतलब इसमें क्या होता है, एक मान लो कोई भी बड़ी सी टॉपिक है, कोई बड़ा सा टॉपिक है, उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में अ, बना दिया जाता है, मतलब छोटी-छोटी फ्रेम्स में बना दिया जाता है या सब टॉपिक में या स्टेप्स के रूप में बना दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट उसे खुद से पढ़ के और खुद से समझ पाए। अब जब भी स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो हर स्टेप के बाद स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देना चाहिए और या देना होता है, ठीक है, जिससे उन्हें तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि जो वो चीज़ कर रहे हैं वो कितनी % तक सही है या नहीं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसकी मेथड की जो डेफिनेशन है, PLM की डेफिनेशन देखेंगे। प्रोग्राम अधिगम सामग्री का एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमबद्ध फ्रेम्स में विभाजित किया करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि विद्यार्थी स्वयं पढ़कर सीख सके और हर स्टेप के बाद प्रतिक्रिया देकर तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सके। मतलब ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हर एक विषय वस्तु को, मतलब जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसे एक लाइन से स्टेप्स में तोड़ कर दिया जाता है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आसानी से चीज़ों को खुद ही पढ़ के सीख सके और जो हर एक स्टेप पढ़ने के बाद में उन्हें रिस्पॉन्स देना होता है, उन्हें फीडबैक देना होता है कि किस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें सीखी है वो सही तरीके से सीखी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है, अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन के साथ चीज़ें लिखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगले आ जाते हैं इसके सिद्धांत की, ये कौन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला होता है स्मॉल स्टेप प्रिंसिपल, दूसरा आता है एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आता है इमीडिएट रेनफोर्समेंट, अगला आता है सेल्फ पेसिंग और लास्ट आता है लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अब इसमें हम एक एक करके मैं आपको ये बता दूंगी शॉर्ट में। स्मॉल स्टेप प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि हर एक थ्योरी हो गई या कोई भी टॉपिक हो गया उसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में छोटे छोटे चरणों में बांट दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके और वो कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को मिक्सअप ना करे। जैसे एक चैप्टर को पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, इस तरीके से, ठीक है। अगला आता है एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सतत सक्रिय प्रक्रिया। सक्रिय प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट पढ़ता नहीं है बल्कि हर स्टेप पर जवाब देता है। जैसे कि एक टॉपिक का स्मॉल पोर्शन पढ़ाने के बाद में उसे क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर
अगले टॉपिक पे जाने के बाद में जैसे एमसीक्यू पूछ लिया, फिर इन द ब्लैंक्स पूछ लिए, छोटे-छोटे क्वेश्चन के आंसर पूछ लिए, जिससे क्या होता है लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगला आता है इमीडिएट रेनफोर्समेंट, तत्काल पुनर्बलन। इसमें क्या होता है छात्र को तुरंत बताया जाता है कि उसमें अब जैसे जो क्वेश्चन हमने एक्टिव रिस्पॉन्डिंग वाला जो टॉप पॉइंट पढ़ा उसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन का हम फट से रेनफोर्समेंट करते हैं। अगर सही दिया है तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, और अगर आंसर गलत बोला है उसने तो उसे हम करेक्शन करेंगे और उसे सही करेंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगला आता है सेल्फ पेसिंग, स्वगति से सीखना। अपनी ही गति से स्टूडेंट सीखता है। अगर वो बहुत स्लो लर्नर है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, उसे कोई जल्दी नहीं की जाती है कि भाई तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला आता है लॉजिकल सीक्वेंस, तार्किक क्रम। तार्किक क्रम में क्या किया जाता है, पाठ को आसानी से समझाया जाता है। पहले सिंपल तरीके से शुरू किया जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स तरीके पे ले जाया जाता है और अच्छे से अरेंज करके पढ़ाया जाता है ताकि लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप बताया जा सके और किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्सन नहीं हो, जिससे पहले बेसिक्स क्लियर होते हैं फिर एडवांस टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके सीधा प्रिंसिपल्स को देख लिए। अब आगे आते हैं इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है छोटे छोटे स्टेप्स में कंटेंट देना। जो हमने देखा कि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में कंटेंट को कट कर दिया जाता है और फिर एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट रेनफोर्समेंट, सेल्फ लर्निंग होती है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस होता है और बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ पाता है। ठीक है, यही इसकी विशेषताएं भी है। इसे आप बस रीड कर सकते हैं तो भी इनफ होगा। ठीक है, अब अगला आता है टाइप्स ऑफ पीएलएम। हम इसमें देखेंगे कि ये जो पीएलएम है ये कितने प्रकार का हो सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग या रेखीय प्रोग्राम, इसमें क्या होता है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रेखीय प्रोग्राम वह प्रोग्राम अधिगम पद्धति है जिसमें सभी विद्यार्थी एक ही क्रम में एक के बाद एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हर फ्रेम के बाद उत्तर देकर आगे बढ़ते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, मान लो एक लाइन से बच्चों को खड़ा कर दिया और एक गेम खेलते हैं ना कि वो ट्रेन गई भाई, ट्रेन गई कहाँ गई, तो उसमें हर एक बच्चे से एक एक स्टेप एक एक करके फॉलो करवाया जाता है और हर एक स्टेप को फॉलो करने के बाद में हर एक बच्चे से क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। आगे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ये किसने दी थी, BF स्किनर ने दी थी। अगर आप इसके जो टाइप्स लिख रहे हैं तो टाइप्स में आपको ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इसके डेवलपर कौन थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो डेवलपर है वो BF स्कैनर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं शॉर्ट में। देखो, इसमें कंटेंट को छोटे छोटे फ्रेम्स में बांट दिया जाता है और हर फ्रेम में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है और साथ में एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं और विद्यार्थी उत्तर देता है, फिर अगले फ्रेम पर जाता है, चाहे उत्तर सही हो या गलत हो, स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन लिख दिए, प्लस वाले 2 और 2 कितना होगा, 4+2 कितना होगा, 6+2 कितना होगा। 3 फ्रेम बना दी, तीनों फ्रेम में 3 क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, अब अगर बच्चा क्वेश्चन का आंसर गलत भी रहा है तो दे रहा है तो भी आगे बढ़ेगा, और अगर क्वेश्चन का आंसर सही भी दे रहा है तो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस मेथड के इस टाइप के जो है हम पहले लाभ देखेंगे और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं वो देखेंगे। ये सरल है और समझने में आसान है, सेल्फ लर्निंग को भी बढ़ावा देता है और जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत उपयुक्त है। मतलब कि इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत इजी है, सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देता है और आसानी से किसी भी चीज़ को समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसकी पर लिमिटेशंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर कर देता है, गलत उत्तर पर रेमेडियल हेल्प नहीं करता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें सभी लोगों को एक ही प्रकार से गुजरना पड़ता है और किसी भी तरीके से ये जो अगर बच्चा गलत उत्तर दे रहा है तो गलत उत्तर के लिए इसमें कोई भी आंसर नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला आता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ऐसा प्रोग्राम अधिगम पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों के उत्तर के आधार पर उसे अलग अलग फ्रेम्स में भेजा जाता है ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। मतलब फ्रेम्स बना ली, फ्रेम्स बनाने के बाद में उस बच्चे से क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन के आंसर वो किस तरीके से दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है या थोड़ा सही और थोड़ा गलत दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे उस फ्रेम में भेजा जाता है। इसके डेवलपर का नाम है नॉर्मन क्राउडर। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टूडेंट को एक प्रश्न दिया जाता है, यदि उत्तर सही होता है तो अगले फ्रेम पर जाएगा और अगर गलत उत्तर होता है तो रिमीडियल फ्रेम जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जाती है वहाँ पर जाता है। इसे इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। मतलब
पहले बच्चे को बता दिया जाएगा, उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो आगे वाली स्टेप पे वो आगे बढ़ेगा, और अगर बच्चे का आंसर गलत होता है तो वो फिर वापस से पीछे आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसके जो लाभ और जो सीमाएं हैं वो देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखता है, एरर करेक्शन देता है और डीप लर्निंग को बढ़ावा देता है। डीप लर्निंग को भी बढ़ावा देता है, मतलब अगर किसी बच्चे का, जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये अगर क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जा रहा है तो भी बच्चा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और साथ ही साथ इंडिविजुअल रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, और एरर करेक्शन होता है। अगर कोई चीज़ गलत कही गई है, गलत आंसर दिया हुआ है, तो वापस उसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं क्या क्या होती है? डिज़ाइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और समय और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो बार बार इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें टाइम और मेहनत भी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए बहुत स्किल्ड टीचर की भी आवश्यकता इसमें होती है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। मैथमेटिक्स प्रोग्राम वह प्रोग्राम अधिगम पद्धति है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स चंक्स में बांटकर अभ्यास और क्रमिक निर्माण के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें भी सेम चीज़ की जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स में बांटा जाता है, और साथ ही साथ बच्चों को उनका प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसके जो डेवलपर है, विकास करता है, वो है थॉमस एफ गिलबर्ट। इसके जो डेवलपर है वो कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। अगला आता है हमारे पास, इसकी न पूरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और सीमाएं क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर उन्हें पूरा जोड़कर एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ठीक है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने पहले प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, फिर अलग अलग पार्ट्स का वर्क पढ़ लिया कि क्या करता है, फिर उसके बाद में एक पूरी फोटोसिंथेसिस की पूरी कॉम्प्लेक्स वाली प्रोसेस पढ़ लेंगे। इसमें फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग का भी उपयोग किया जाता है। फिर ठीक है, अगला हम अगर इसका एग्जांपल देखें तो हो गया गणित का सवाल, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत इजीली आसान तरीके से समझाने में मदद करता है, और साथ ही जिसकी सीमाएं क्या है कि डिज़ाइन करना कठिन होता है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम हर एक टॉपिक को इस तरीके से डिज़ाइन करने लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगने लगेगा। यहाँ पर एक मैंने फाइनल कंपैरिजन के लिए एक स्लाइड लगाई हुई है। ये स्लाइड में हमने लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स, ये तीनों ही प्रोग्राम पीएलएम के टाइप्स को अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें जो फ्लो होता है, फ्लो फर्स्ट में लीनियर में सेम ही होता है सारे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ब्रांचिंग में बेस्ड ऑन आंसर, जैसा आंसर स्टूडेंट ने दिया है उसके अकॉर्डिंग होता है। मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसके डेवलपर, लीनियर के डेवलपर है स्किनर, ब्रांचिंग के डेवलपर है क्रॉडर, और मैथमेटिक्स के जो डेवलपर है वो है गिलबर्ट। एरर करेक्शन लीनियर में नहीं होता है, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स में दोनों में ही एरर करेक्शन किया जाता है। अब अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो लीनियर में इजी होता है, ब्रांचिंग में मीडियम होता है, और मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट लेवल ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से आपको बहुत शॉर्ट में बनाकर दिया हुआ है। बस इसमें क्या है कि स्किनर ने कौन सा दिया था, लीनियर वाला जो पीएलएम मेथड दिया था। अगला आता है क्राउडर ने कौन सा दिया था, ब्रांचिंग। गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स दिया था। पीएलएम क्या है, एक सेल्फ लर्निंग है जिसमें इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस एक छोटी सी स्लाइड इसीलिए लगाई थी ताकि आपका एक क्विक रिविजन हो जाए। हिंदी और इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश में ही है तो आप इसे देख सकते हैं। अगला आता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ग्रुप, इंडिविजुअलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए केवल विषय वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि उसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी संदर्भ में इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का महत्व सामने आता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज से आशय उन योजनाबद्ध तरीकों, तकनीकों और प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों तक ज्ञान प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। ठीक है, यह न केवल शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है बल्कि विद्यार्थियों को की जो सीखने की क्षमता है
रुचि और सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। मतलब इसमें इस पूरी चीज़ों में ये बताया हुआ है कि एक टीचर को सिर्फ नॉलेज डिलीवर नहीं करना पड़ता, उसमें ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरीके से नॉलेज डिलीवर कर रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसे जो सारे नॉलेज डिलीवर करना है वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना होता है कि जब वो बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों की सीखने की क्षमता भी विकसित हो, ठीक है? उसके साथ में उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो सभी लोगों के साथ में बढ़कर, सभी लोगों के साथ में आगे आकर चीज़ों को सीखे और अच्छे तरीके से सीखे। तो इसका जो है, इसका बहुत महत्व होता है कि किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे ब्रूस जॉयस और मार्शी विल के अनुसार, इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऐसे शिक्षण मॉडल होते हैं जो शिक्षण के अनुभव के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, और विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है ग्रुप इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और तीसरा होता है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले हम ग्रुप इंस्ट्रक्शन या समूह अनुदेशन देखेंगे। समूह अनुदेशन क्या होता है? एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें एक शिक्षक कई सारे विद्यार्थियों को एक साथ विषय वस्तु सिखाता है। मतलब टीचर आता है क्लास में, बुक लेकर आता है और जो 40-50 जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं एक साथ सभी को पढ़ाता है। ये एक टाइप की ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, जिसमें कि ट्रेडिशनल में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर आता है, क्लास में पढ़ाता है बच्चों को और चले जाता है। ये सामान्य होती है, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक जैसी ही शिक्षण सामग्री से, मतलब एक ही बुक से सभी को पढ़ाया जाता है। अब जो 40-50 बच्चे हैं उसमें कोई लर्नर फास्ट भी होगा, कोई एवरेज भी होगा, कोई बहुत वीक भी होगा, पर फिर भी यहाँ पर सभी लोगों को सेम स्पीड से पढ़ाया जाता है। इसकी एक डेफिनेशन देख लेंगे अकॉर्डिंग टू एडगर डेल के अनुसार। देखते हैं, समूह अनुदेशन वह विधि है जिसमें शिक्षण का एक ही समय में विद्यार्थियों के समूह को एक सामान्य वातावरण प्रदान किया जाता है। मतलब ऐसी शिक्षण पद्धति है ये जिसमें सारे स्टूडेंट को, मतलब चाहे वो वीक हो, स्लो हो या बहुत फास्ट हो, उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है कि शुरू से लेके आखिरी तक का सभी बच्चा, मतलब बेसिक से लेके एडवांस्ड वाली क्लास होती है ये, जिसमें सारे बच्चों को एक जैसे वातावरण में एक जैसी शिक्षण सामग्री के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे आती है इसकी विशेषताएं, लाभ और इसकी सीमाएं क्या क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषताएं क्या क्या होती है। एक शिक्षक अनेक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है इसमें, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। समान पाठ्य वस्तु और समान गति होती है। मतलब इसमें जो बुक होती है वो, या फिर पढ़ाने वाला जो कंटेंट होता है वो समान होता है और सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी ही गति के साथ या एक जैसी पेस के साथ पढ़ाया जाता है। कक्षा आधारित शिक्षण होता है, मतलब वो कौन सी क्लास में है या फिर क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षक केंद्रित पद्धति होती है, मतलब ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसमें केंद्र जो होता है, मुख्य केंद्र जो होता है वो टीचर होता है, ना कि लर्नर होते हैं। लर्नर के ए लेवल को या उनके स्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। समय और संसाधनों की बचत की जाती है। अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड से पढ़ाते हैं तो हमें कम समय लगता है और ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं लगते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत होगी हमें उसमें, और एक ही अब स्टूडेंट्स को हमें ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है, उनके हिसाब से हमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं करवानी है, तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। आगे आते हैं इसके लाभ। लाभ में आता है बड़े समूह को एक साथ शिक्षित करना संभव हो जाता है। इसमें समय और प्रयासों की बचत होती है। जैसा कि हमने देखा, अगर हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग नहीं करवा रहे हैं तो इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगला आता है अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टीचर की टीचर कैसा है। लेकिन अगर टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपने देखा होगा स्ट्रिक्ट टीचर्स के क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता है, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट ज़्यादा इजी हो जाता है। अगली आती है इसकी सीमाएं। सीमाएं में हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा की जाती है। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा बच्चा है जो स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। कमज़ोर छात्र पीछे रह जाते हैं। स्लो लर्नर्स में लैग बिहाइंड, जो ऐसे छात्र होते हैं, अब अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, जो पहला वाला बीच वाला कॉन्सेप्ट बच्चों का छूट गया
दिया मतलब फिर आगे का टॉपिक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट जिन्हें चीज़ें जल्दी-जल्दी समझ में नहीं आती है, वो पीछे रह जाते हैं। सभी के लिए एक समान गति उपयुक्त नहीं होती है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति का अपना एक स्तर होता है किसी भी चीज़ कार्य को करने का। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें एक ही गति में पढ़ाया जा रहा है, तो वो उपयुक्त नहीं होता है और व्यक्तिगत ध्यान की कमी होती है। किसी भी स्टूडेंट के को इंडिविजुअल तरीके से नहीं देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी विशेषताएँ, लाभ और सीमाएँ खत्म होती हैं। अगला आता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, व्यक्तिगत अनुदेशन दिया जाता है। इसे हम ध्यान से देखेंगे कि ऐसी इंस्ट्रक्शन की रणनीति है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और गति के अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शिक्षण योजना बनाता है। मान लो क्लास में 10-12 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट हर एक विद्यार्थी की समझ और उसकी क्षमता और उसके स्तर के हिसाब से शिक्षण की अलग अलग योजनाएं बनाता है और उसके अकॉर्डिंग शिक्षण करवाता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्यक्तिगत अनुदेशन वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता और उसकी गति के अनुसार कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे हम इसकी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग सामग्री चाहिए होती है। इसमें सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब कि जैसे स्टूडेंट की गति होती है उसके हिसाब से ही उसे पढ़ाया जाता है। लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब इसमें जो लर्नर होता है उसे ध्यान में रख के चीज़ें उसे समझाई जाती है, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है एवं उसकी रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। इंडिविजुअल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है, इसमें हर एक विद्यार्थियों को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से किस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। सेपरेट मटेरियल फॉर ईच लर्नर, हर एक स्टूडेंट के लिए उसकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, मतलब ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से नहीं पढ़ रहा है। कंटिन्यूअस फीडबैक होता है, जैसे जैसे बच्चा पढ़ रहा होता है वैसे वैसे उसे साथ ही साथ फीडबैक भी दिया जाता है कि उन्हें कहाँ कहाँ चीज़ों पर सुधार करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इंडिविजुअल प्रोसेस ट्रैकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख ली। अगला आता है इसके लाभ। लाभ क्या होता है कि हर एक विद्यार्थियों की ज़रूरतों को इसमें पूरा किया जाता है, जिससे क्या होता है, विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाता है। कमज़ोर और तेज दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है, मतलब कमज़ोर और तेज दोनों विद्यार्थी, ऐसे इसमें कोई भी एक स्टूडेंट नहीं रह जाता जिसका लॉस होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, जब स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आती है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है। सीखने की गुणवत्ता में सुधार आता है, जैसे अगर उन्हें सेल्फ ऑर्गेनाइज़्ड चीज़ें दी जाती है जो उनके हिसाब से काम करती है, तो उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है। लेकिन अब इसकी सीमाएँ क्या-क्या है? इसमें समय और संसाधन बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हमें उनके इंडिविजुअल तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करनी होती है और हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग-अलग होता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। बड़े वर्ग में लागू करना कठिन होता है, क्योंकि लार्ज स्केल पर हम हर एक स्टूडेंट की क्षमताओं को और उनकी जो स्थिति है उनको मॉनिटर नहीं कर सकते। चलो मॉनिटर भी कर लिया, पर उतने सारे रिसोर्सेस लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। शिक्षक पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और इतनी सारी लर्निंग मटेरियल को तैयार करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर अगला आता है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिक अनुदेशन। ठीक है, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से एक कदम आगे होता है। मतलब ये देखने में थोड़ा सा सिमिलर ही लगेगा हमें, पर ये थोड़ा सा और उससे एडवांस्ड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें न छात्र की क्षमताओं, गतियों को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि उसकी रुचि, लक्ष्य और भावनात्मक स्थिति और सीखने की शैली को भी शामिल किया जाता है। मतलब इसमें सारी ही चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, उसके गोल्स हो गए, उसके इमोशंस हो गए, उसकी जो लर्निंग स्टाइल है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, personalized learning is instruction that is tailored to learners preferences, interests and individual learning needs। इसमें ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो कि ये शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की रुचि, उनके पसंद, उनके व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब वो किस स्टाइल से पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उन्हें किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली। अब हम इसकी विशेषताएं और इसकी सीमाएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती है, लर्नर्स चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार, उसकी चॉइस के अनुसार पढ़ाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर अभी इसका मन हो रहा है थोड़ा तो ठीक है अभी पढ़ा देंगे, अभी नहीं हो रहा है नहीं पढ़ाएंगे, या फिर उसे उसकी चॉइस होती है कि कौन सा टॉपिक उसे पढ़ना होता है। इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होता है उसमें जिसमें स्टूडेंट या लर्नर की
रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसे चीज़ें पढ़ाई जाती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होता है, इसमें अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है। गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब जो उद्देश्य पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है, काम किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें पूरे तरीके से हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट हो, इस तरीके से उन्हें चीज़ें समझाई जाती है। लर्नर्स चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें जो होती है लर्नर की चॉइस होती है कि उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, स्टूडेंट के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि ये बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे उसकी पढ़ाई में उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखकर इसमें चीज़ें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। आगे आती है इसकी सीमाएँ। सीमाएँ क्या हो सकती है? बहुत अधिक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें स्टूडेंट के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के किसी भी टॉपिक को प्लान करना है, समझना है और उसकी पूरी प्लानिंग करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के ये सारी चीज़ें होना संभव नहीं है। सभी स्कूलों में संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे ही जगह पर इतने सारे रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी हो पाना संभव नहीं हो पाते हैं आज के टाइम पे। टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसे वेल ट्रेन्ड टीचर चाहिए जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोच सके और लेसन को अच्छे से डिज़ाइन कर सके। रिक्वायर एक्सटेंसिव प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, नॉट फिजिबल एवरीवेयर, नीड्स ट्रेन्ड टीचर। ओके, यहाँ पर हमारी आवश्यकताएँ भी खत्म होती है। आगे हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तीनों जो है इन्हें एक टेबल के रूप में दे दिया, ताकि आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें जो ग्रुप वाला है, ग्रुप क्या करता है? फोकस करता है पूरे ग्रुप के ऊपर। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल या पर्सन की गति के ऊपर निर्भर होता है, और पर्सनलाइज्ड उसके इंडिविजुअल के ऊपर तो निर्भर करता है, साथ ही उसमें उसका इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। अब इसमें अप्रोच क्या होती है? ग्रुप वाले इसमें तो टीचर सेंटर्ड होती है, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड में लर्नर सेंटर्ड होती है, और पर्सनलाइज्ड में तो हाईली लर्नर सेंटर्ड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप में लो होती है, क्योंकि इसमें जो टीचर होता है वो टीचर के अकॉर्डिंग चीज़ें काम करती है। इंडिविजुअलाइज्ड में मीडियम होती है, कि थोड़ा टीचर का होता है, थोड़ा स्टूडेंट का होता है, लेकिन पर्सनलाइज्ड में हाईली लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब लर्नर को किस तरीके से पढ़ना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ ग्रुप में बहुत लो होता है, इंडिविजुअलाइज्ड में मॉडरेट होता है, लेकिन पर्सनलाइज्ड में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब आगे हम इस टॉपिक का छोटा-सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि शिक्षण की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक किस प्रकार के इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ का चयन करता है। मतलब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता है, और ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? बड़े समूह के लिए उपयुक्त होता है। अगर कोई टीचर है, जैसे बहुत बड़ा सेमिनार लेना है, बड़ी क्लास है 40-50 स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर इंडिविजुअलाइज़्ड या पर्सनलाइज़्ड इंस्ट्रक्शन उपयुक्त नहीं होंगे, वहाँ पर ग्रुप इंस्ट्रक्शन उपयुक्त होगा। वहीं इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनल इंस्ट्रक्शन विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्राप्त करते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इन तीनों रणनीतियों का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है, ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान रूप से लाभ मिल सके। मतलब इसमें हमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है कि कितनी स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट की कैपेसिटी भी देखनी होती है, कि हम जैसे मतलब जैसी स्ट्रेंथ रहे उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके, और फिर इन तीनों का ही मिक्सचर करके हमें चीज़ों को पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंडिविजुअलाइज तरीके से पढ़ाया जाए या पर्सनलाइज तरीके से पढ़ाया जाए या ग्रुप इंस्ट्रक्शन तरीके से पढ़ाया जाए। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके की ये रिक्वायरमेंट है। अगला आता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल मॉड्यूल, मूडल, डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल एंड ओईआर। इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास में टीचर आएंगे, चौक और बोर्ड से पढ़ाएंगे या बुक से पढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे। अब ये सेल्फ लर्निंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग की और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM
मॉड्यूल, मूडल, डिजिटलाइज्ड लर्निंग और ओईआर, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इन सभी का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है और इनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है और इनका क्या वर्क होता है। ठीक है, ये सभी शिक्षण को अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल बनाती है, एक्सेसिबल बनाती है और लर्नर सेंटर बनाती है। मतलब इन सारी चीज़ों जैसे मॉडल हो गया, मॉड्यूल हो गया, डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल हो गया, ओईआर, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इन सभी का यूज़ करके हम जो टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसे किस तरीके से सभी तक पहुँचा सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से, जिससे सभी को समझ में आ सके, सभी लोग उस चीज़ का एक्सेस कर सकें और लर्नर सेंटर्ड कैसे बनाया जा सके। इसके बाद में आगे आता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल को हम एसएलएम या स्व अधिगम सामग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऐसी सामग्री होती है जिसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि विद्यार्थी बिना शिक्षक की सहायता के स्वयं से पढ़कर, समझकर सीख सके। ये सामग्री स्ट्रक्चर्ड होती है, क्लियर होती है, इंटरैक्टिव होती है, ताकि लर्नर को स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन मिल सके। मतलब ऐसी सामग्री होती है जिसमें स्टूडेंट बिना टीचर की सहायता से समझ करके खुद से चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होती, इतने अच्छे से व्यवस्थित इसे डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चा खुद से इतने ईजी वे में, इंटरैक्टिव वे में इसे डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चा खुद से इसे सीख करके पढ़ सके। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, DEC के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन देखेंगे। सेल्फ लर्निंग मटेरियल इज अ सेट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज डिजाइन इन अ वे दैट एनेबल लर्नर्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट मिनिमम टीचर सपोर्ट, विथ मिनिमम टीचर सपोर्ट, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होता है जिन्हें इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि स्टूडेंट या तो बिना टीचर के या तो बहुत कम टीचर की हेल्प के चीज़ों को खुद ही समझ सके और समझ के पढ़ सके। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसकी घटक क्या क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या है और लाभ क्या क्या है। यहाँ पर एक ही स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये सरल और स्पष्ट भाषा में होती है। ठीक है, छोटे छोटे एक्सप्लेनेटरी कंटेंट होते हैं इसमें, ताकि बच्चों को वो चीज़ें इंटरेक्टिव भी लगे और आसानी से समझ में भी आ जाए। छोटे छोटे यूनिट्स या सेक्शंस होते हैं और साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं असेसमेंट के लिए। इसमें फीडबैक और रेनफोर्समेंट भी होता है। अगर मतलब स्टूडेंट अगर मिनिमम हेल्प ले रहे हैं टीचर्स की, तो लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी पहले कुछ लिख दिया, उसके बाद में कुछ लिख दिया, उसके बाद में कुछ लिख दिया, इस तरीके से नहीं होता है। लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होती है ताकि बच्चों को समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंटेंट होता है। यहीं पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, तो हिंदी और इंग्लिश नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो इसे आप एक बार इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है तो देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसके घटक क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, उसके एम क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या क्या है वो दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कंटेंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस, उसके एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छे से समझाया जाता है। उसके बाद में इससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में एक छोटी सी समरी दी जाती है और इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एसएलएम के घटक देख लिए। आगे आता है इसकी सीमाएं क्या क्या है। इसकी सीमा है कि इमीडिएट डाउट सॉल्विंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टीचर को मिनिमम या कम सपोर्ट लेते हैं, तो इसमें इमीडिएट डाउट सॉल्विंग नहीं होती है। सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, बच्चा खुद में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि उन चीज़ों को अच्छे से देख सके और समझ सके। ये सभी लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सभी लर्नर खुद से नहीं चीज़ों को पढ़ पाते। उन्हें टीचर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़े सपोर्ट की नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे आता है इसके लाभ क्या क्या है। सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देती है, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग टाइम भी वो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमें रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, जब भी पढ़ना है, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग को मतलब ये कर सकते हैं हम। ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित होती है, मतलब चीज़ों को इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकते हैं कि ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें चीज़ों को सोचना है। डिस्टेंस एजुकेशन में उपयोगी होती है। अगर स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहा है या कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो वो इसके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये स्लाइड खत्म होती है। इसके बाद हम मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यूनिट होता है जिसमें किसी भी विशेष टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर किया जाता है।
ठीक है। ये एक एसएलएम का महत्वपूर्ण भाग है अगर इस तरीके से बनाया जाए कि लर्नर एक-एक मॉड्यूल पूरा करके मास्टर प्राप्त कर सकता है। एक मॉड्यूल अ मॉड्यूल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड यूनिट ऑफ अ लर्निंग दैट कवर्स स्पेसिफिक टॉपिक इन अ comprehensive manner. It is an important component of SLM and help learners to achieve mastery step by step. मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में 12th का सब्जेक्ट है मान लीजिए, और ज़ूलॉजी या बॉटनी, ज़ूलॉजी और बाकी अलग-अलग और भी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमने ज़ूलॉजी एक सब्जेक्ट लिया और ज़ूलॉजी के सारे चैप्टर अलग-अलग 5 मॉड्यूल में डाल दिया और 5 मॉड्यूल अलग-अलग मॉड्यूल बना के इसमें 2-2 चैप्टर 2-2 चैप्टर करके पूरे बना दिया। अभी पूरे मॉड्यूल अगर बच्चा पढ़ लेगा तो 11th क्लास की ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी को वो गेन कर सकता है। इस तरीके से होता है मॉड्यूल। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो रसेल के अनुसार मॉड्यूल एक स्वसंपूर्ण शिक्षण इकाई है जिसे विशेष अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा अपने आप में ही कंप्लीट शिक्षण इकाई होता है जिसे अधिगम उद्देश्यों मतलब स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, लाभ और इसके लिमिटेशंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिटेशंस 2 बार लगा दी है तो वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं है ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है, इसमें एक ही साथ सारी चीज़ें कंटेन होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होता है, मतलब इसमें सारी जो चीज़ें मिलेगी वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगी, इंक्लूड्स एक्टिविटीज़, टेस्ट, लर्नर सेंटर्ड होगा, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होगी, यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में इसके लाभ क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी, मतलब चीज़ें आपको इधर उधर फैली हुई नहीं मिलेगी, एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड होगी, इजीली इवेल्युएशन किया जा सकेगा, किसी भी मास्टरी लर्निंग को बढ़ावा देगा कि आपको ये चीज़ पढ़ने के बाद में आप उस चीज़ में मास्टरी कर लेंगे। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मतलब अपनी गति के अनुसार आप पढ़ सकते होंगे चीज़ों को। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी, ये अगेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखना नहीं लिख पाई, जिसकी वजह से ये डबल कंटेंट हो पा रहा है। लिमिटेशंस क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगता है, सभी विषय के लिए उपयुक्त नहीं होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और सारे सब्जेक्ट के लिए ये उपयुक्त नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं देख ली है। अब हम इसके आगे मूडल के बारे में पढ़ेंगे कि मूडल क्या होता है। चलिए, मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक एलएमएस है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था मूडल, जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल एसएलएम था, लेकिन यहाँ पर ये मूडल क्या है, मूडल एलएमएस है, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा पाथ है जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से लर्निंग को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, ये इस टाइप का सिस्टम है। इसमें टीचर्स ऑनलाइन असाइनमेंट्स दे सकते हैं, वर्क दे सकते हैं, इस तरीके से ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। इसकी ये देखेंगे हम, मूडल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वाइडली उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मूडल एक ओपन सोर्स एलएमएस है। एलएमएस मतलब हमने देखा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन कोर्सेज बनाने और प्रबंधित करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जाएंगे, हमको एक असाइनमेंट क्रिएट करना है, हमको बच्चों को एक असाइनमेंट देना है, तो हम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बच्चों के लिए असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स बना सकते हैं। इस तरीके का ये एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे इसकी विशेषताएं देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और सीमाएं देखेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, कोर्स क्रिएशन कर सकते हैं हम, कोई भी कोर्स हो गया, मान लो इंग्लिश लर्निंग का कोर्स बताना है हमें, या फिर हम जैसे बीएड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं उसका कोर्स बताना है, या फिर कोई भी एक स्किल को डेवलप करने के लिए किसी भी कोर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विजेस दे सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है उससे रिलेटेड डिस्कशन फोरम्स, मतलब वहाँ पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं किन्हीं चीज़ों को, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चा कितने प्रोग्रेस कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में यही सारी चीज़ें इसमें डबल हो गई है। आगे आएगी इसके लाभ। लाभ क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, मतलब बच्चा जब चाहे तब उसे एक्सेस कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम पे, एनी टाइम एनीवेयर, और इंटरैक्टिव, जैसे डिस्कस फोरम के टाइम पे इंटरैक्ट भी कर सकता है चीज़ों को, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, इंटरनेट डिपेंडेंसी, मतलब अब अगर ऑनलाइन
किसी चीज़ को हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें ऑनलाइन तो डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इंटरनेट चाहिए ही चाहिए उसके लिए, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगा। अब बच्चों को थोड़ा टेक्निकल नॉलेज इसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, बस इसमें ऑनलाइन इंटरेक्शन हो पाएगा लेकिन सामने बैठ के फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। रिक्वायरमेंट इंटरनेट नीड टेक्निकल स्किल्स, लेस पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और टेक्निकल स्किल्स की भी इसमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा मूडल कंप्लीट होता है। मूडल के आगे हम देखेंगे डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल। डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल या डिजिटलाइज्ड अधिगम सामग्री, ये ऐसी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, एनिमेशन हो गया। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर हम कोई एनिमेटेड वीडियो, जैसे थोड़ा कार्टून और एनिमेशन अलग होता है बट स्टिल उस टाइप से एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं या तो कोई ऑडियो सुन रहे हैं जैसे गाने के रूप में, इस तरीके से इसमें चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अगर इसकी एक डेफिनेशन देखें तो डिजिटलाइज्ड अधिगम सामग्री या डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल इज अ कंटेंट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसमें क्या किया जाता है, चीज़ों को या जिस चीज़ की हमें पढ़ाई करनी है उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलकर सीखने के लिए उपयोगी बनाया जाता है। मतलब कि अगर हमको डाइजेशन का समझना है, प्रोसेस समझना है, तो डाइजेशन की प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, उसको वो एनिमेटेड वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा सबसे पहले खाना माउथ में जाएगा, माउथ से फिर माउथ में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद में फूड पाइप से किस तरीके से वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन और किस टाइप से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये पूरे ही चीज़ें हमें एक वीडियो के रूप में मिल जाएगी। तो हम इसमें जो हमें चीज़ें पढ़नी है, अधिगम सामग्री लर्निंग मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देते हैं जिससे हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके प्रकार देखेंगे कि ये ई बुक्स प्रोवाइड करवा सकता है, मतलब हम फ़ोन पे ही बुक्स के तौर पे इसे पढ़ सकते हैं। वीडियोज़ के तौर पे जैसे हमने अभी डाइजेशन वाला एग्जाम्पल देखा। ऑडियो लेक्चर्स जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, पॉडकास्ट के जगह पर हम इसको ऑडियो लेक्चर्स के रूप में ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब पर वो वीडियो लेक्चर्स हो जाएगा। एनिमेटेड वीडियो में ले सकते हैं। इंटरेक्टिव कंटेंट, इंटरेक्टिव भी हो सकता है, अगर हम वीडियोस देख रहे हैं तो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या है, इजीली एक्सेसिबल, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डला है मान लो, तो आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी खोल सकते हो, कभी भी देख सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, अगर आप ऐसे डाइजेशन को एनिमेटेड और वीडियो के तौर पे पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरेक्टिव भी रहता है और इंगेजिंग भी रहता है। अपडेटेड कंटेंट रहता है, मतलब अभी लेटेस्ट वाले वीडियोस, अगर अभी टेक्नोलॉजी अभी इतना बूम हुई है तो अभी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अपडेट कंटेंट दे पाती है आपको, अभी जो करंट में सिनेरियो जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बता पाता है। सेव द टाइम एंड कॉस्ट, ये इन चीज़ों को बताने में जैसे लिखने का टाइम कम पड़ता है और अगर किसी स्टूडेंट को बार बार देखना है, बार बार समझना है तो उस चीज़ का भी ये टीचर को बार बार समझाना नहीं पड़ता है और कॉस्ट भी कम लगती है। ईजीली एक्सेसिबल, ये सभी लोगों को आसानी से मिल जाता है। इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, ये वापस वही आ गया है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे सीमाएँ क्या क्या है। स्क्रीन डिपेंडेंसी, मतलब इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब स्क्रीन के ऊपर डिपेंड तो रहना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। डिस्ट्रैक्शन पॉसिबिलिटी, अब अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा वो करते हो तो आप यहाँ पर जो स्क्रीन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी। अब हम आगे देखेंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये मुक्त शैक्षिक संसाधन होते हैं। इसको हम देखेंगे, इसमें क्या है, EOER ऐसे शिक्षण संसाधन होते हैं जो फ्री और ओपनली अवेलेबल होते हैं, मतलब कि ये सभी लोगों के लिए फ्री है और सभी लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है, संशोधित कर सकता है और साझा कर सकता है, मतलब मॉडिफाइफिकेशन भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। यूनेस्को के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देखेंगे, OER वे शिक्षण अधिगम और अनुसंधान सामग्री होती है जो मुक्त रूप से उपलब्ध होती है, ओपन लाइसेंस के अंतर्गत आती है, मतलब इन्हें कोई भी ओपन सीखने के लिए यूज़ कर सकता है। इसमें थोड़ा बहुत वो कर एडिट भी कर सकते हैं और फ्रीली अवेलेबल होती है सभी लोगों के लिए, ठीक है। इसके आगे आता है OER को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने
में यूनेस्को का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसने एजुकेशन को सबके लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया है। इसमें जो यूनेस्को है इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसने एजुकेशन ताकि सभी लोगों तक एजुकेशन मतलब एसेंशियल कंटेंट जा पाए और सभी लोग उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, अब इसके टाइप देखेंगे। ओपन टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया उन्होंने, ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए हैं और एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। इसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि लेक्चर नोट्स हो गए, जैसे ओपन ऑनलाइन कोर्सेस हो गए, ओपन टेक्स्ट बुक्स हो गई, फ्रीली इन सारी चीज़। जैसे अगर आपको एनसीईआरटी देखनी है तो आप गूगल पे जाओगे, ओपन करोगे, आपको बुक्स मिल जाएगी। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं, गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देकर रखी हुई है जो फ्रीली अवेलेबल है और आसानी से सभी लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस भी है जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके आगे आता है इसके एडवांटेजेस, सीमाएं और इसका छोटा सा कंक्लूजन। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस में सबसे पहले देखेंगे कि ये फ्री एक्सेस होता है, सभी लोगों को आसानी से फ्रीली अवेलेबल होता है। प्रमोट्स इक्वालिटी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन की फील्ड में इक्वालिटी से मतलब है कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी लोगों को इक्वली एक्सेस देता है ये। ईजी शेयरिंग एंड मॉडिफिकेशन, ईजीली सभी लोगों से शेयर कर सकते हैं हम। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स, चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, थोड़ा बूढ़ा हो, सभी लोगों को फ्रीली देता है, ये फ्री एक्सेस देता है। प्रमोट्स एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशन की जो है एक मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देता है, ताकि सभी लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सके। ईजी टू शेयर एंड मॉडिफाई, ये चीज़ों को आसानी से शेयर करता है और मॉडिफाई करने में भी मदद करता है। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहाँ पर ये हो गया। इसकी सीमाएं देखेंगे। क्वालिटी वेरिएशन हो सकता है, अब अगर आप किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, किस तरीके का वीडियो देख रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब इसमें चेक नहीं किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपलोड कर दी जाती है, जिसके वजह से कभी कभी स्टैंडर्डाइजेशन की कमी देखी जा सकती है। रिक्वायर इंटरनेट की ज़रूरत होती है और इसमें क्वालिटी, कोई चीज़ वीडियोस बहुत अच्छे भी हो सकते हैं या कोई वीडियोस थोड़े से कम अच्छे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज आपको सभी वीडियो से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका छोटा सा निष्कर्ष है तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल मॉड्यूल्स, मूडल, डिजिटलाइज लर्निंग मटेरियल, ओईआर आधुनिक शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी मिलकर सभी लोगों को, इनका जो मेन एम है कि सभी लोगों को फ्री एक्सेस देना है एजुकेशन का, सभी लोगों तक एजुकेशन की पहुंच करवाना है। ये सभी मिलकर लर्निंग को अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि सभी लोग शिक्षित हो सके और हमारे समाज को आगे बढ़ा सके। आज के इस डिजिटल युग में इनका उपयोग करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि विशेष रूप से डिस्टेंस एजुकेशन में और ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि आज के टाइम पे हम सारी चीज़ें ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम हमारे जो लर्निंग अधिगम है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीमीडिया अप्रोच, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के साथ साथ शिक्षण की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में अब टेक्नोलॉजी का तो विकास हुआ ही है, साथ ही साथ टीचिंग की जो मेथड्स है उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अब जैसे पारंपरिक शिक्षण जो केवल सिर्फ पुस्तक और ब्लैक बोर्ड तक सीमित था, कि टीचर आएगा, पढ़ाएगा, ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा बहुत बता देंगे और चले जाएंगे, लेकिन अब मल्टीमीडिया अप्रोच के माध्यम से टीचिंग को है बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाया गया है, इंटरेक्टिव बनाया गया है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना दिया गया है, जिससे कि पढ़ाई ज़्यादा एक्सेसिबल बन गई है, ज़्यादा आसान बन गई है, ज़्यादा इंटरेक्टिव बन गई है। आज के समय में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें जटिल विषयों को सरलता से समझाना एक चुनौती है, जिसे मल्टीमीडिया अप्रोच सफलतापूर्वक पूरा करती है। मतलब कि ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जिन्हें आसानी से स्टूडेंट्स को समझाया नहीं जा सकता है, या तो फिर उन्हें समझने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन इन्हीं मल्टीमीडिया चीज़ों का यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बच्चों को आसानी से और ईजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया अप्रोच का क्या अर्थ है? मल्टीमीडिया अप्रोच क्या होता है? एक शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि का एक साथ उपयोग करना, ताकि सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बन सके। मतलब कि
आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन समझानी है, ठीक है? तो अब रिएक्शन में वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है जो जो केमिकल उस रिएक्शन में रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करोगे, वीडियो के थ्रू उस रिएक्शन को बता दोगे, जिससे क्या होगा, आसानी से बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएगी और लंबे समय तक याद भी रहेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो सिखाने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है? अब आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई मेयर, मल्टीमीडिया लर्निंग इज अ लर्निंग फ्रॉम वर्ड एंड पिक्चर्स। देखो, मल्टीमीडिया लर्निंग एक ऐसी लर्निंग का माध्यम है जिसमें हम फोटोज़ को देखकर या फिर शब्दों को देखकर सीखते हैं, ठीक है? यूनेस्को, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के मीडिया के एकीकरण को कहते हैं जो शिक्षण अधिक्रम को सरल या प्रभावी बनाते हैं। मतलब हम इसमें एक से ज़्यादा मीडिया का उपयोग करते हैं जिससे हमारी ये जो शिक्षण अधिगम है वो बहुत ज़्यादा सरल और प्रभावी बनती है। इसके आगे हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी अवधारणा देखेंगे कि इसकी क्या अवधारणा है। मल्टीमीडिया अप्रोच इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी अलग अलग इंद्रियों, अलग अलग सेंसेस के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकता है। जब छात्र एक साथ देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं तो उनकी समझ अधिक गहरी हो जाती है और अधिक स्थायी हो जाती है। मतलब कि हमें एक साथ ज़्यादा मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करना है और अगर हम बहु इंद्रियों का यूज़ करते हैं तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है। आगे हम देखने वाले हैं इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। इसकी विशेषताएँ, ये मल्टीमीडिया का उपयोग करता है, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। इंटरैक्टिव लर्निंग बनाता है, लर्नर सेंटर्ड होती है, बच्चों को ध्यान में रख के इसका उपयोग किया जाता है। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है इसमें कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज़्यादा अच्छे तरीके से और लंबे समय तक रहता है। रियल लाइफ स्टिमुलेशन पॉसिबल हो पाता है इसमें मल्टीपल मीडिया का यूज़ होता है। इंटरैक्टिव लर्निंग बन पाती है यहाँ पर, बेटर रिटेंशन और रियल लाइफ स्टिमुलेशन, ये एक बार रिपीट हो गया है और ये सेम है, ठीक है? इसके आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। अगर हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स देखें तो ये होंगे टेक्स्ट, पाठ्य सामग्री, रिटन इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा साउंड हो सकते हैं, नरेशंस हो सकते हैं, वीडियोस में मूविंग विजुअल्स हो सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस हो सकते हैं, नॉर्मल वीडियोस हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं। पिक्चर्स के थ्रू भी हम कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एनिमेशन में मोशन ग्राफिक्स को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? विजुअल रिप्रेजेंटेशंस मिल सकते हैं। ये सभी मिलकर लर्निंग को अधिक प्रभावी बनाते हैं ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब हम आगे देखेंगे इसके लाभ और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। सबसे पहला लाभ है, लर्निंग को रोचक बनाता है, कठिन विषयों को सरल बनाता है और आसानी से चीज़ें को समझने में मदद करता है। विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाता है, एक से बढ़कर एक स्टूडेंट इसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ाता है, चीज़ों को लंबे समय तक याद करने में मदद करता है। सेल्फ लर्निंग को भी बढ़ावा देता है। अगर हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट खुद भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे और सेल्फ लर्निंग भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसके बाद में आगे इसकी सीमाएँ आती है। टेक्निकल रिसोर्सेज़ की आवश्यकता होती है इसमें। अब अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें टेक्निकल रिसोर्सेज़ की आवश्यकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, लेकिन कहीं-कहीं पर इसका होना मुश्किल हो पाता है, कॉस्टली होता है। टूल्स जो होते हैं, गैजेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो एक सीमा होती है, ठीक है? मतलब जो कि एक थोड़ा-सा सभी जगह पर ये मिल पाना वो पॉसिबल नहीं है। टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो सारे टूल्स हैं उन्हें चलाने के लिए टीचर जो होते हैं ट्रेन होने चाहिए ताकि वो उन चीज़ों को यूज़ करना उन्हें आ पाए। डिस्ट्रैक्शन का खतरा होता है, मतलब बच्चे इसमें डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं कि पढ़ाई करने बैठे हो और वीडियो ही स्क्रॉल करते रह जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ही हमारी सीमाएँ भी ख़त्म हो जाती है। अगला आता है यहाँ पर स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। विकास के चरण कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलप करने के लिए सिस्टम प्रोसेस अपनाया जाता है ताकि कंटेंट इफेक्टिव और लर्नर फ्रेंडली हो सके। सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस चरण में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि लर्नर की क्या-क्या आवश्यकता है, लर्नर का क्या स्तर है और हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या-क्या है, लर्नर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मतलब वो किस तरीके से वीडियोज़ के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, ठीक है? सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से एनालाइज़ कर लेना है लर्नर सेंटर्ड तरीके से भी और जो ऑब्जेक्ट हम जो चीज़ पढ़नी है उसको लेकर भी, ठीक है? फिर अगला आता है फिर उसे कैसे डिज़ाइन करना है। इसमें कंटेंट स्ट्रक्चर, मीडिया सिलेक्शन,
प्रेजेंटेशन स्टाइल, इसमें सारी चीज़ों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। सबसे पहले एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद में इसकी डिज़ाइन प्रिपेयर की जाती है कि किस तरीके से डिज़ाइन होगी, क्या इमेज आएगा, वीडियो आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन स्टाइल तैयार किया जाता है। अगला आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन का चरण होता है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि सभी लेकर इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ अगली स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। ठीक है, इसमें डेवलप्ड कंटेंट को लर्नर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। कि हमने सबसे पहली स्टेप में हमने देखा कि स्टूडेंट को एनालाइज कर लिया, दूसरी स्टेप में देखा कि कंटेंट बना लिया। अब कंटेंट बनाने के बाद में उसे थोड़ा सा डेवलप किया, अब डेवलप करने के बाद में पूरा बन जाने के बाद में बच्चों के सामने चला दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। फिर अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे, ये जांचेंगे कि मल्टीमीडिया कंटेंट कितना प्रभावी, कितना इफेक्टिवली स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाया, कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को स्टूडेंट को बता पाया। ठीक है, अब हम मल्टीमीडिया के सिद्धांत देखेंगे बेस्ड ऑन मेयर्स थ्योरी। मेयर्स थ्योरी के सिद्धांत के ऊपर आधारित हम इसके सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है मल्टीमीडिया प्रिंसिपल, टेक्स्ट प्लस इमेज जो भी बेहतर तरीके से देता है। कॉन्टिगिटी प्रिंसिपल देखेंगे, कोहेरेंस प्रिंसिपल देखेंगे, मॉडलिटी प्रिंसिपल, रिडंडेंसी प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल इंश्योर इफेक्टिव मल्टीमीडिया लर्निंग। इन प्रिंसिपल्स को हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है कॉन्टिगिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, संबंधित चीज़ें पास पास होनी चाहिए। मतलब कि जब संबंधित टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, एक साथ पास पास में दिखाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है उसको उस इमेज में देख के आसानी से समझ सकता है और उसे लंबे समय तक वो इमेज के थ्रू लंबे समय तक याद रहती है। डायग्राम एक तरफ और एक्सप्लेनेशन दूसरी साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डायग्राम भी वहीं पर होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी वहीं पर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और इससे कन्फ्यूजन दूर होगा और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी रहेगी। इसमें क्या होता है, अनावश्यक चीज़ों को हटा देना होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा साउंड हो गया, एक्स्ट्रा पिक्चर्स हो गई, एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए। मतलब ऑन द स्पॉट सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इसमें बताया जाता है। ऐसी चीज़ें जो मदद नहीं कर रही है उन्हें हटा देना है, जैसे कि फैंसी या एनिमेटेड बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ और चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं रखना। चीज़ों को सिंपल, ऑन द स्पॉट, ऑन द पॉइंट रखना है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ये लेस डिस्ट्रैक्ट करेगा और फोकस करने में ज़्यादा मदद करेगा। अगला आता है मॉडलिटी प्रिंसिपल। मॉडलिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, ऑडियो प्लस विजुअल होते हैं। जिससे क्या होता है, विद्यार्थी चित्र भी रहता है और आवाज़ भी रहती है, जिसमें मतलब वीडियो चल रहा होता है, वो अपने एक्शंस बता रहा होता है, पीछे से आवाज़ भी आते रहती है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से सीखता है बच्चा और सिर्फ केवल टेक्स्ट नहीं रहता है इसमें। ठीक है, एनिमेशन प्लस वॉइस रहती है और टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट इसमें देखने को नहीं मिलते। इसमें ईजी आइज़ और ईयर्स दोनों का उपयोग होता है और जो कि लर्निंग को बहुत ज़्यादा ईजी और आसान बनाता है। जैसे अगर हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये लर्निंग को लॉन्ग टर्म पे याद रखने में मदद करेगा। अब अगला आता है रिडंडेंसी प्रिंसिपल। रिडंडेंसी प्रिंसिपल रिपीट करने से ओवरलोड होता है। ठीक है, एक ही जानकारी को बार बार अलग अलग रूप में देने से क्या होगा, दिमाग पर बोझ बढ़ेगा, ओवरलोड करेगा। इसलिए टीचर बोल भी रहा है, वही टेक्स्ट स्क्रीन पर भी चल रहा है, वही इमेज भी चल रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ ऑडियो चलेगी और इमेज चलेगा। इसमें टू मच रिपीटेशन कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए टू मच रिपीटेशन नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इन सारे जो प्रिंसिपल्स है उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट में दे दिया है। जैसे मल्टीमीडिया में टेक्स्ट प्लस इमेज जो है बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है चीज़ों को, इससे स्टूडेंट कॉन्टिग्यूटी में रिलेट कर पाता है चीज़ों को, रिलेटेड चीज़ों को हमें पास पास में रखना होता है, कोहेरेंस में अननेसेसरी चीज़ों को हटा देना होता है। मॉडलिटी में ऑडियो प्लस विजुअल यूज़ करने होते हैं और रिडंडेंसी में एक्स्ट्रा रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे लिए और लर्नर के लिए, मतलब टीचर्स के लिए, उन्हें बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं इनके बारे में जानना, और लर्नर और के लिए इसीलिए ईजी हो जाता है कि वो चीज़ों को आसानी से समझ सके और सीख सके। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये कंप्लीट होता है। आगे आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 तीनों के वीडियो अपलोड हो चुके हैं और थोड़ी देर में आपके लिए यूनिट नंबर 5 का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना हो तो वो भी ज़रूर बताइए, हम उनका एक्सप्लेनेशन देकर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।